प्रेमपाल यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत बीए पार्ट प्रथम के राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में चर्चा करेंगे। जिस समय भारत के विभिन्न भागों में प्राचीन सभ्यताएं विकसित हो रही थी, उसी समय राजस्थान में भी सभ्यता की हिलोरें हैं वो काफ़ी चल रही थी। राजस्थान में यदि हम देखें सिंधु घाटी सभ्यता के परिप्रेक्ष्य में, तो यहाँ का जो स्थल है वह कालीबंगा, वह सिंधु घाटी सभ्यता का ही समकालीन स्थल माना जाता है। इस स्थल से हमें जो विशेषताएं मिलती हैं वो विशेषताएं सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, को काफ़ी समृद्ध करती हैं। विश्व की जो प्राचीन सभ्यताएं थी वे नदियों के किनारे ही पनपी थी। कालीबंगा जो है स्थल वह भी घग्गर नदी के किनारे ही स्थित है, जिसे प्राचीन सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि ये जो विश्व की प्राचीन सभ्यताएं हैं ये नदियों के किनारे ही क्यों थी। यदि हम इस प्रश्न के समाधान की तरफ चलें तो हम यह देखते हैं कि विश्व की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं वो नदियों के किनारे इसलिए हैं कि नदियां हैं वह आवागमन का उपयुक्त मार्ग उपलब्ध कराती थी, क्योंकि उस समय घने जंगल रहे होंगे। उन जंगलों को पार करना आसान नहीं था, भयानक जीव जंतु भी रहे होंगे, तो इसलिए एक नदी मार्ग ही आवागमन का एक उपयुक्त मार्ग दिखाई देता है, तो इसलिए भी ये नदियों के किनारे रही होंगे। दूसरा कारण नदियों के किनारे होने का यह है कि नदियां हैं वे पानी उपलब्ध करवा देती हैं, साथ में नदियों के किनारे जो भूमि होती है वह खेती के लिए भी उपयुक्त है, वो मानी जाती है। तो इन सभी परिप्रेक्ष्यों के आधार पर हम देखते हैं कि ये प्राचीन सभ्यताएं हैं ये नदियों के किनारे ही स्थित होती थी। अब हम कालीबंगा सभ्यता की जो खुदाई का कार्य है उसके संदर्भ में देखते हैं। कालीबंगा में सर्वप्रथम खुदाई का कार्य 1952 ईस्वी के पश्चात हुआ। तत्पश्चात 1961 ईस्वी से 1969 ईस्वी तक पुनः उत्खनन का कार्य हुआ। कालीबंगा की खुदाई का कार्य 5 स्तरों तक किया गया। प्रथम एवं द्वितीय स्तर से हड़प्पा से भी प्राचीन अवशेष मिले। तीसरे, चौथे और पांचवें स्तर से हड़प्पा के समकालीन स्तर मिले। खुदाई के लिए घग्गर नदी के, जिसका नाम प्राचीन सरस्वती था, 2 टीलों को चुना गया जो आसपास की भूमि में लगभग 12 मीटर की ऊंचाई पर थे, जिनका क्षेत्र आधा किलोमीटर के लगभग था। इनमें गहरी और चौड़ाई में खुदाई की गई। यहाँ खुदाई से प्राप्त सामग्री के आधार पर कहा जा सकता है कि प्रस्तुत धातु काल में, जबकि अन्य क्षेत्रों में विश्व की श्रेष्ठ एवं प्राचीन सभ्यताएं विकसित थी, राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भूभाग पर भी एक श्रेष्ठ समृद्ध सभ्यता है का विकास हो चुका था। इस समृद्ध सभ्यता को यदि विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं से श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता तो समकक्ष स्तर की तो अवश्य कहा जा सकता है। यदि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सैंधव सभ्यता की 2 राजधानियां माना जा सकता है, तो कालीबंगा को सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा जा सकता है। कालीबंगा की खुदाई विभिन्न चरणों में जो हुई उसमें हमें विभिन्न युगों के संबंध में अवशेष मिले हैं। कालीबंगा जो पुरा स्थल है, यह पुरा स्थल राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में स्थित है। इसकी जो खोज है, जैसा कि मैंने बताया है कि 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष के द्वारा की जाती है। 1961 से 69 के मध्य बीबी लाल बी के थापर के द्वारा यहाँ पर और भी विद्वान हैं उनके द्वारा यहाँ पर व्यापक उत्खनन है वो होता है। इन उत्खननों के दौरान जो अवशेष मिले हैं उनके संदर्भ में अब हम देखते हैं। जैसे नगर एवं भवन निर्माण,
यहाँ के टीले की खुदाई से कालीबंगा में प्राचीन नगर होने के प्रमाण मिले हैं, जिसका 5 स्तरों में देखा गया है। इनमें से 3 ऐसे स्तर दिखाई देते हैं जिन्हें पुनः निर्मित किया गया हो। चूँकि उस युग में इन कांठों की भूमि अत्यंत उपजाऊ थी, अतः यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है यहाँ की सभ्यता और संस्कृति उच्च कोटि की रही होगी। उत्खनन से यह भी स्पष्ट हो गया है कि कालीबंगा का यह क्षेत्र और उसकी सभ्यता किसी विशेष शैली के अनुरूप निर्मित हुई थी, जिसमें हड़प्पा तथा स्थानीय विशेषताओं का समुचित समन्वय हो गया था। मकानों की कतारों के मध्य में सड़कें और गलियां हैं, जो उत्तर से दक्षिण की तथा पूर्व से पश्चिम की ओर जाती हैं। सैंधव सभ्यता की नगर निर्माण कला में भी हमें यही विशेषता दिखाई देती है। यहाँ लंबे चौड़े और साफ सुथरे मार्ग हैं, जिनकी चौड़ाई 5 से 5.5 मीटर दिखाई देती है। सड़कों को पक्का बनाने की पद्धति का प्रचार भी यहाँ दिखाई देता है। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि आदि ऐतिहासिक काल में यहाँ एक निश्चित नगर निर्माण की योजना विकसित हो गई थी। यहाँ मकान मिट्टी की ईंटों से बनाए गए थे। मिट्टी की ईंटों का आकार 30 गुणा 15 गुणा 7.5 सेमी के लगभग था। ईंटों की चुनाई करने के बाद उन ईंटों पर मिट्टी के गारे का प्लास्टर कर दिया जाता था। कालीबंगा के इन मकानों में सामान्यतः 4-5 बड़े कमरे, एक दलान और कुछ कमरे होते थे। कमरों की फर्श को चिकनी मिट्टी से लीप दिया जाता था। मकानों के प्रवेश द्वारों के आसपास चबूतरे बने हुए थे। 1-2 मकानों में पकाई गई ईंटों के फर्श भी दिखाई देते हैं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि संपन्न लोग अपने मकानों की फर्श को पकाई गई ईंटों से पक्का कर लिया करते थे, जबकि साधारण लोग चिकनी मिट्टी के से लीप कर फर्श बना लेते थे। चूँकि सैंधव सभ्यता की तरह हमें इस क्षेत्र की खुदाई में ईंट बनाने का भट्टा नहीं मिला है, अतः अनुमान किया जाता है कि यहाँ ईंटें संभवतः धूप में सुखाई जाती थी। पक्की ईंटों का प्रयोग नालियों और कुओं में किया जाता था, ऐसा कई अवशेषों से प्रमाणित होता है। मकानों से गंदा पानी निकालने की नालियाँ और मकानों के बाहर बड़े बड़े गड्ढे बने हुए थे, जिनमें गंदा पानी गिरता रहता था। गंदा पानी चारों ओर न फैले, इसके लिए गड्ढों में विशेष प्रकार के गोलाकार भांड एक दूसरे पर लगाकर रख दिए जाते थे और इन भांडों में बहने वाले पानी को जमीन सोख लेती थी। इससे ज्ञात होता है कि यहाँ के लोग भी जन स्वास्थ्य एवं सफाई के बारे में काफ़ी जागरूक थे। मकानों की छतों के लिए लकड़ी की बल्लियों का प्रयोग किया जाता था और मिट्टी की छत तैयार की जाती थी। मकानों की छतों के लिए केवल कवेलू का उपयोग नहीं किया जाता था। ऐसा प्रतीत होता है कि कालीबंगा के निवासी अपने मकानों की छतों को पक्का करने की कला से भी अनभिज्ञ थे। मकानों की छत पर जाने की सीढ़ियाँ भी यहाँ देखी गई हैं। भोजन पकाने के लिए घरों में चूल्हे होते थे। प्राप्त अवशेषों से पता चलता है कि चूल्हे जमीन की सतह के ऊपर तथा सतह के नीचे दोनों प्रकार से बनाए जाते थे। जमीन की सतह के नीचे निर्मित चूल्हों में ईंधन डालने तथा धुआं निकालने के विशेष प्रकार के छिद्र बनाए जाते थे। कालीबंगा के क्षेत्र में बड़े टीले की खुदाई के कुछ वर्षों बाद छोटे वाले टीले की खुदाई का काम हाथ में लिया गया। खुदाई के अंतिम स्तरों पर हड़प्पा से भी प्राचीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए, जिसे हड़प्पा पूर्व की सभ्यता भी संज्ञा दी गई, जिसे हम प्राक हड़प्पन सभ्यता भी कह सकते हैं। इस सभ्यता यह जो सभ्यता है ये अनेक बातों में हड़प्पा सभ्यता से भिन्न है। इस सभ्यता के सभी मकान कच्ची ईंटों से बने हुए हैं। साथ ही मकान की दीवारें हड़प्पा की भांति ठीक उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम की दिशा में नहीं हैं। यहाँ लघु पाषाण औजार एवं तांबे की वस्तुएं हड़प्पा सभ्यता की तुलना में अधिक प्राप्त हुई हैं। इस सभ्यता के बर्तन उतने कलात्मक एवं ठोस नहीं हैं जितने हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों से मिलते हैं। यहाँ से उपलब्ध पात्रों का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि उनमें से कुछ को अंतिम रूप देने के लिए ऊपरी सतह को गीली अवस्था में रगड़ा जाता था, जिससे धारियाँ लुप्त हो गई हैं। इन मृत भांडों को अधिकतर लाल धरातल पर काले रंगों से ही सादे ढंग से सुंदर ज्योमेट्रिक डिजाइन देकर सजाया गया था। छोटे टीले के प्रथम एवं द्वितीय स्तर के उत्खनन से पता चलता है कि इसके चारों ओर चौड़ी दीवारें एवं खाइयाँ बनाई गई थी। इसमें बड़े बड़े कमरे, एक कुआं, लंबा दलान है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि कालीबंगा की मुख्य बस्ती के बिल्कुल निकट एक सुरक्षा चौकी अवस्था रही होगी। संभव है
यह स्थान सरस्वती नदी के क्षेत्र की सत्ता का एक प्रमुख केंद्र रहा हो, नगर व्यवस्था में सहयोग देता रहा हो। कुछ पुरातत्ववेताओं की मान्यता है कि छोटे टीले के स्थान पर नीचे स्थानीय शासक का आवास तथा नगर व्यवस्था से संबंधित कार्यालय भी हो सकता है। बर्तन एवं अन्य सामग्री। कालीबंगा की खुदाई से मिट्टी के कई बर्तन और उनके कई अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन बर्तनों की कुछ विशेषताएं हैं। ये बर्तन काफ़ी पतले और हल्के हैं। इन्हें चाक पर बनाया जाता था, परंतु इन बर्तनों में सुंदरता एवं सुडौलता का सर्वथा अभाव पाया गया है। बर्तनों का रंग लाल है, परंतु शीर्ष और मध्य भाग पर काली और सफ़ेद रंग की रेखाएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। इन बर्तनों पर चौकोर, गोल, जालीदार, वृत्ताकार, घुमावदार, त्रिकोण एवं समानांतर रेखाओं का अलंकरण किया गया है। अलंकरण में फूल, पत्ती, पक्षी, खजूर आदि की आकृतियाँ भी उत्कीर्ण की गई हैं। कुछ बर्तनों पर मछली, कछुए, बतख, हिरण आदि की आकृतियाँ भी देखने को मिली हैं। इन बर्तनों को देखने से पता चलता है कि यहाँ के लोगों को रंगों का पर्याप्त ज्ञान था और बर्तनों के अलंकरण में वे दक्ष थे। इन बर्तनों में मुख्य रूप से घड़े, प्याले, लोटे, हांडियाँ, रकाबियाँ, सरावलें, पैंदे वाले ढक्कन, तवे आदि प्राप्त हुए हैं। मकान एवं बर्तनों के अतिरिक्त कालीबंगा की खुदाई से प्राप्त होने वाले अवशेषों में खिलौने, मिट्टी की मोहरें, चूड़ियाँ, तौल के बाट, तांबे के चूड़ियाँ, चाकू, तांबे के औजार, कांच की मणियाँ आदि हैं। मिट्टी के भांडों और मुहरों पर जो लिपि अंकित पाई गई है वह सैंधव लिपि से मिलती जुलती है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इस लिपि में एक कठिनाई यह भी है कि लिपि के अक्षर एक दूसरे के ऊपर खुदे प्रतीत होते हैं। यह लिपि सैंधव लिपि की तरह है, दाएं से बाएं की ओर लिखी गई प्रतीत होती है। दुर्ग के भग्नावशेष। कालीबंगा की खुदाई में दुर्ग के भग्नावशेष भी प्राप्त हुए हैं। सुरक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए दुर्ग को पश्चिम दिशा में उन्नत टीले पर बनाया गया था। दुर्ग की आकृति सम चतुर्भुजाकार थी। इस दुर्ग के परकोटे के निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया गया था। दुर्ग के दक्षिणी अर्धांश में कच्ची ईंटों या मिट्टी से निर्मित चबूतरे हैं। चबूतरों को एक दूसरे से गलियारों द्वारा विभक्त किया गया है। उन गलियारों की चौड़ाई समान माप की नहीं है। चबूतरे ऊंचे थे और उन पर गलियारों में बनी सीढ़ियों द्वारा चढ़ा जा सकता था। एक चबूतरे पर एक कुआं तथा अग्निवेदिका प्राप्त हुई है। इसके आधार पर कहा जा सकता है कि चबूतरे संभवतः धार्मिक अनुष्ठान कराने के लिए बनाए गए थे। अग्निवेदिकाओं की आकृति आयताकार कुंडनुमा है। दुर्ग में प्रवेश के लिए 2 द्वार बनाए गए थे। एक द्वार उत्तर दिशा में जबकि दूसरा द्वार दक्षिण दिशा में। दक्षिणी द्वार नष्ट हो चुका है, परंतु इसके अवशेषों में सीढ़ियाँ भी मिली हैं। इस अतः अनुमान किया जाता है कि इन सीढ़ियों के माध्यम से ही दुर्ग में प्रवेश किया जाता होगा। दाह संस्कार। कालीबंगा के दुर्ग से लगभग 300 मीटर की दूरी पर उत्तर पश्चिम में एक कब्रिस्तान भी मिला है। इसके अध्ययन के उपरांत पुरातत्ववेताओं ने अनुमान लगाया है कि कालीबंगा में 3 प्रकार से दाह संस्कार किया जाता था: आयताकार, वृत्ताकार, आयताकार। आयताकार जो पहला है उसका अर्थ है अंडाकार गतों में शव को सीधा लिटा देना। वृत्ताकार जो दूसरा है उसका अर्थ है वृत्ताकार गतों में समाधान करना। तीसरा आयताकार अर्थात अंडाकार गतों में मर्दबाण निक्षेप। दूसरी व तीसरी प्रकार की कब्रों में शव नहीं मिले हैं, अतः पुरातत्ववेताओं का मानना है कि संभवतः ये प्रतीकात्मक समाधान के रूप में रही हों। प्रथम प्रकार की कब्र में जैसा कि बताया गया है शव को लिटाया जाता था। शव का सिर उत्तर दिशा की ओर और पैर दक्षिण दिशा की ओर रखे जाते थे। सिर के पास मृदपात्र रखे जाते थे। एक कब्र में तो तांबे का दर्पण भी मिला है। इन कब्रों में प्राप्त मृदपात्र मिस्र के पिरामिडों का स्मरण करा देते हैं। पिरामिडों में शव के साथ उसके द्वारा प्रयुक्त सारा सामान रखा जाता था। प्रथम श्रेणी की कब्रों को मिट्टी से बूरकर ऊपर से कच्ची ईंटों से चुनाई कर दी जाती थी।
अस्थि पिंजर के अवशेषों में एक खोपड़ी में 6 छिद्र थे जिनसे कपाल छेदन की क्रिया का पता मिलता है। दूसरी श्रेणी की कब्रें गोल होती थी। इनमें सब के साथ एक कलश, थालियाँ तथा मृत पात्र रखे जाते थे। इससे अनुमान लगाया जाता है कि मृत पुरुष के संबंधी अपनी सामर्थ्य के अनुसार पात्र रखते थे। तीसरी प्रकार की कब्रें आयताकार तथा अंडाकार होती थी। संभवतः इसमें समाधान प्रथम कब्र की भांति ही किया जाता था। इनमें शवों के अवशेष तो नहीं मिले हैं, लेकिन मृदभांड, शंख वलय, घिया पत्थर के मनकों की लड़ी आदि प्राप्त हुए हैं। इन कब्रों को हड्डियों से भरकर उसके ऊपर बारीक मिट्टी डालकर लेप कर दिया जाता था।